एवरीवन, वेलकम टू ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूँ श्रुति मिश्रा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप बिजनेस लॉ पेपर का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी कॉमर्स कोर्स में आप हो या आप लॉ के स्टूडेंट हो और बिजनेस लॉ आपका पेपर है, बिजनेस लॉ से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनका आपको एग्जाम देना है। कैसे आप आंसर्स लिखेंगे उनको हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर तरीके के एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और आप एक परफेक्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी तरह के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो है टाइम। ये हम सभी जानते हैं। एग्जाम क्या है? एक फिक्स्ड गिवन टाइम में आप अपने नॉलेज को किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, यही एग्जाम है। और जब हम लॉ के एग्जाम्स की बात करते हैं और स्पेशली आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर करने वाले हो, आप कॉलेज लेवल पर हो, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप सीएसईए में सीएस के स्टूडेंट्स हैं, कहीं पर भी अगर आप लॉ पेपर में एग्जाम दे रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव आपके क्वेश्चंस हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम जो है वो लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत होते हैं और उनको डिस्क्राइब करना होता है। और सिर्फ डिस्क्राइब ही नहीं करना है, अच्छे से डिस्क्राइब करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 3 आवर्स हैं, जनरली आप देखोगे कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स भी अगर आप देख लें 10th के 12th के, तो जनरली 3 आवर्स का टाइम होता है। 2.5 आवर्स से लेकर 3 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा किसी भी एग्जाम में। यहाँ पर अब इस 3 आवर्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाओगे एग्जाम देने के बाद, राइट? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ नहीं लिख पाओ, ऐसा तो होगा नहीं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा है, तो आपको क्वेश्चन पेपर का एटलीस्ट 50 to 60%, मैं तो ये कहूंगी कि 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होगा, उसमें क्या लिखना है वो भी आपको पता होगा। लेकिन जो आपको पता है उस चीज को एग्जामिनर तक आप कैसे पहुंचाओगे, गिवन टाइम के विद इन सारे आंसर्स को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, और तभी जाकर एग्जामिनर ये जान पाएगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को सारा कुछ आता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बन जाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट डे हम एग्जाम देने जाएंगे और एकदम बिल्कुल परफेक्टली सारे के सारे आंसर्स 3 आवर्स में हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये मिलेगा कि किसी साल पेपर जो है वो काफ़ी लेंदी होता है, किसी साल पेपर जो ऐसा होता है जहाँ पर आप टाइम के विद इन ईजिली लिख सकते हो। तो अगर हमारा पेपर लेंदी भी है, तो कैसे हम अपने 3 आवर्स के टाइम को मैनेज करें ताकि जो मेरा 100% परफॉर्मेंस है वो एग्जामिनर तक पहुंचे, राइट? यही हम सभी का एम रहता है किसी भी एग्जाम में। आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो तो स्पेशली मैं ये सीए इंटर, सीए में एंटर, सीए फाउंडेशन, सीए स्टूडेंट्स, उनके लिए कह रही हूँ। और जो लोग कॉलेज में लॉ एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको अपने टाइम डिवीजन पे, टाइम मैनेजमेंट पे काम करना जरूरी है, राइट? अब इस 3 आवर्स को हम कैसे डिवाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पर 5 मिनट तो आपको लग जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, ठीक है? अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्वेश्चन पेपर को एक बार 5 मिनट में आप सरसरी निगाह से, मतलब यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, राइट? दैट विल गिव यू एन ओवरव्यू कि आप कितना जानते हो, इस क्वेश्चन पेपर में कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझ में आते हैं और इसको आप प्रॉपरली लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसी 5 मिनट में ये डिटरमाइन कर लेना है कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अच्छे से 100% उसके आंसर को आप प्रॉपरली लिख सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी या वो आपको कम याद है, उसके बारे में सोच सोच कर लिखना होगा, ठीक है? अब लॉ का जो पेपर है, ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो यहाँ पे होने वाले नहीं है, सब कुछ थ्योरी बेस्ड है, राइट? जो केस स्टडीज क्वेश्चंस आते हैं वो भी थ्योरी बेस्ड है, वहां पर भी आपको एक्सप्लेनेशन ही करना है। तो यहाँ पर जो 5 मिनट में आप क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, वहां पर 5 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस, वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हो, सबको जल्दी से पढ़कर ये समझ जाना है कि इतने क्वेश्चंस मैं परफेक्टली कर सकता हूँ, इतने क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी, ओके? इसके बाद
3 आवर्स का 5 मिनट्स हो गया। इसके बाद 15 मिनट्स। इस 15 मिनट्स में जो लास्ट के 15 मिनट्स होंगे वो आपको बचा कर रखना है कि आपने जो भी लिखा है उसमें कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, कि आप उसमें कोई बेटर एग्जाम्पल डाल सकते थे, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज, जो जो पॉइंट्स आपने लिखा है, बुलेट पॉइंट्स, उनको हाईलाइट करना हो, उसको अंडरलाइन करना, ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने वाले हो। तो एग्जामिनर को आपके आंसर शीट को खोलते ही ये लगना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ पता है इसको। ठीक है, तो वो एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड से आपके पेपर जो को चेक करेगा। तो ये हो गए हमारे 20 मिनट्स, 5 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के, 15 मिनट पेपर को रिवाइज करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। तो अब जो हमारे 180 मिनट्स हैं, ठीक है, इसमें से 20 तो हमने एक्सक्लूड कर दिया अलग अलग चीजों के लिए। अब जो टाइम बच रहा है इस 3 आवर्स में से, 3 आवर्स में से 20 मिनट्स चले गए, लेट्स से हाफ एन आवर भी हम निकाल देते हैं, 2 घंटे 30 मिनट हमारे पास बचे। ठीक है, अब इस 2 घंटे 30 मिनट में जो भी आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा उसको आपको इफेक्टिवली कंप्लीट करना है। उसमें भी जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले लिखें, और एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को हमेशा एक जगह ही आंसर करना चाहिए। लेट्स से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है, ABC। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 ही फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट आंसर आपका वो है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C तीनों के आंसर्स आप एक जगह ही लिखें, ताकि एग्जामिनर को समझने में आसानी हो कि आपने किस तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया है, और वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करवा सकता है। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो था इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अब डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे हेल्पफुल टिप्स जो आपको एग्जाम में इफेक्टिव आंसर्स लिखने में हेल्प करेंगे। ओके, और मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये सिर्फ CA CMS के लिए नहीं है, CMA और CS के लिए नहीं है। आप कोई भी लॉ पेपर के एग्जाम्स अगर आप लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर्स जहां पर लिखना है, वहां पर ये सारे टिप्स आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। आवश्यकता किस चीज की? आवश्यकता है प्रैक्टिस की। तो पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए केयरफुली रीडिंग द क्वेश्चन। ठीक है, आपने जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट में आपने ये डिटरमाइन कर लिया कि क्वेश्चन पेपर कैसा है, डिफिकल्टी लेवल कैसा है, मुझे कितनी चीजें इसमें आती हैं और कितनी नहीं आती हैं, किसको मैं जल्दी कंप्लीट कर सकता हूँ, किसमें मुझे टाइम लगने वाला है। जब मैंने ये डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं आंसर्स लिखना शुरू करूंगी। आंसर्स लिखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़ूंगी कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे आंसर के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, कौन से मेरे नॉलेज बेस में से ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है उसमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस आंसर के अंदर फिट होते हैं, और उसको मैं किस स्ट्रक्चर में लिखने वाली हूँ। ये होगा मेरा हेल्पफुल टिप नंबर 1। ओके, तो कॉन्सेप्ट आपने डिटरमाइन कर लिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। उसके बाद मुझे जो कॉन्सेप्ट पता है उससे ये क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहा है, उसमें से कौन कौन सी चीजें मैं इसमें लिखने वाला हूं। ओके, तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे तो आपको जो चीजें याद है, आपके कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वो सफिशिएंट है इस आंसर को कंप्लीट लिखने के लिए, या कुछ और चीजें मुझे सोचकर इसमें डालनी पड़ेंगी। राइट, अब इसी से हमारा पॉइंट नंबर 2 भी निकल कर आता है, जहां पर हम आंसर्स को प्लान करना है। आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया क्वेश्चन को पढ़ के कि इसी कॉन्सेप्ट से मुझे आंसर लिखना है। अब उस कॉन्सेप्ट में से कौन कौन से पॉइंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, जब भी हम आंसर को लिखेंगे तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखेंगे, वो मैं आपको आपको बताऊंगी आंसर को लिखने का स्ट्रक्चर। लेकिन अभी हम लोग आंसर को प्लान करने की बात कर रहे हैं। तो आंसर को जब हम प्लान कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट जो मुझे पता है उसमें से मैंने मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया जो क्वेश्चन को आंसर करेंगे। राइट, अगर क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। राइट, तो मुझे ये पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लेकिन मुझे जो पता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, उससे मैं कैसे अपने आंसर को स्ट्रक्चर करने वाली हूँ। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो मुझे लिखना होगा, उन एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या रोल है, कैसे वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, इनका क्या रोल है, कैसे इन सब से मिलकर फोटोसिंथेसिस होता है। पहले तो ये क्या होते हैं,
उनका क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, और फाइनली कैसे वो फोटोसिंथेसिस साथ में मिलकर करते हैं। ये मेरे आंसर का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो मेरे मेन पॉइंट्स क्या हो गए? वाटर, सनलाइट, सॉयल एंड क्लोरोफिल। इसी तरीके से अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने को हम प्लानिंग योर आंसर कह रहे हैं। इसके बाद जब भी हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं, ऐसे फॉर्मेट में अवॉइड करना है लिखना, पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग्स देकर, सब हेडिंग्स देकर फिर उसको एक्सप्लेन करना। आंसर लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, देयर आर फ्यू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स विच लीड्स टू फोटोसिंथेसिस। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ ऐसे आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ ऐसे आवश्यक चीजें हैं जिनको मिलकर या जिनके आपस में फंक्शन करने से, इंटरैक्ट करने से फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये क्या क्या चीजें हैं? तो मेरा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हम किसे कहते हैं और वो क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ये पॉइंट नंबर 1 के डिस्क्रिप्शन में होगा। राइट, हमने सनलाइट लिखा, सनलाइट को अंडरलाइन किया और डैश देकर फिर एक्सप्लेन किया कि सनलाइट क्या है और कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट हो गया वाटर, फिर सनलाइट की तरह हमने वाटर को भी एक्सप्लेन किया। ये ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कैसे हमारे आंसर का फॉर्मेट होगा। जो कॉन्सेप्ट मुझे पता है उसको ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करना। जब भी हम आंसर लिख रहे हैं, स्पेशली लॉ सब्जेक्ट्स में, हमेशा इट शुड बी सपोर्टेड विथ एग्जाम्पल्स। ओके, तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एन ऑफर, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात करें और आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन ऑफर, तो ऑफर एक्सप्लेन करने के बाद आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है, ताकि एग्जामिनर ये समझ पाए कि ऑफर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए। सिर्फ आपने ऑफर के डेफिनेशन को रटा नहीं है, साथ ही में आपको ये पता भी है कि ऑफर रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में किसे कहते हैं। राइट, तो हर जगह एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। जो भी आप लिख रहे हो वहां पर एग्जाम्पल से सपोर्ट करना उस कॉन्सेप्ट को जरूरी है। और वही अगर आप अच्छे से डेफिनेशन नहीं भी लिख पा रहे हो तो उस सिचुएशन में आपके मार्क्स को कटने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने आंसर में अपने एग्जाम्पल से दिखाया है कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियरली पता है। मे बी कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए हैं जो आप डेफिनेशन में प्रॉपरली लिख नहीं पाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। सो नेवर स्किप राइटिंग एग्जाम्पल्स। छोटा, कम मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटे में एग्जाम्पल लिखिए। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल को अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखिए। लेबल करना, डायग्राम बनाना, ये जरूरी होता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर सकते हैं। आपके आंसर को वो और इफेक्टिव बनाएगा। जैसे अगर पूछा जा रहा है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते हो कि अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक फ्लो चार्ट बनाकर भी आप कॉन्सेप्ट्स को समझा सकते हैं और उसके बाद आप उसको डिस्क्राइब कर दें पॉइंट वाइज। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, ये थोड़ा आंसर को और फैंसीफुल बनाने के लिए, बट वो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आप आंसर लिख रहे हैं, अब हमने फॉर्मेट डिस्कस कर लिया, कंटेंट डिस्कस कर लिया, तो अब जो कंटेंट हमने लिखा है वो कंसाइज होना चाहिए। फालतू की बातें हमें नहीं लिखनी है, एक ही चीज को 10 बार एक्सप्लेन नहीं करना है, और क्लियर लैंग्वेज में लिखना है। जो भी आप कहना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, वो सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में इफेक्टिवली कन्वे होना चाहिए। एग्जामिनर को आपके सेंटेंसेस को पढ़ के समझ में आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हमेशा करेक्ट टर्मिनोलॉजीज यूज करें, ये लॉ के कॉन्सेप्ट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने आंसर्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट्स को याद कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रिमेंबर द टर्म्स। ठीक है, जिस चीज को हम ऑफर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम ऑफर ही कह सकते हैं। राइट, उसको किसी और वर्ड से हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जिसको हम अग्रीमेंट कह रहे हैं उसको, उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं यूज कर सकते हैं। जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं उसके लिए हम अग्रीमेंट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर अग्रीमेंट यूज करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा। अग्रीमेंट की जगह पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हो टर्म, तो वहां पर भी सेंटेंस का मतलब चेंज हो जा रहा है। तो जो एग्जैक्ट टर्म्स हैं वही आपको यूज करना है। इसलिए लॉ के पेपर में टर्म्स को, लीगल टर्मिनोलॉजीज को समझना और उन वर्ड्स को याद रखना दोनों बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंसर कंप्लीटली लिखने के बाद स्पेलिंग, ग्रामर, ये सारी चीजें परफेक्ट होने चाहिए। पंक्चुएशन मार्क्स
मार्क्स जितने भी हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हो, वो फुल स्टॉप ही होगा। जहां पर कॉमा की जरूरत है वहां कॉमा लगाएंगे, जहां पर कैपिटल वर्ड्स की जरूरत है वहां हम कैपिटल वर्ड्स यूज करेंगे। स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए, हमारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए। आप हिंदी लिख रहे हो या इंग्लिश लिख रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में सेंटेंसेस अगर उनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, अगर वो करेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहे हैं एग्जामिनर को, तो वो आपके आंसर को देखकर कुछ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वहां पर जाकर आप एग्जामिनर को बोलकर कुछ आप समझा नहीं सकते हैं। जो आपने लिखा है पेपर में वो उसी चीज को देखकर उसी को जज करके आपको मार्क्स देने वाला है। तो अपनी बातों को इतने सही तरीके से एग्जामिनर तक पहुंचाना है कि उसको भी पेपर देखकर आपका आंसर शीट को पढ़कर ये लगे कि सामने वाले को सब कुछ पता है, इस आंसर शीट को लिखने वाले के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, और वो जो लिख रहा है उसको समझ में आ रहा है, उसे पता है कि वो क्या लिख रहा है। तो इस तरीके से हमें अपने आंसर्स को कन्वे करना है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं लॉ के पेपर में वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो पहला तो है डायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां पर डायरेक्टली प्रोविजन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जो आपने लॉ पढ़ा है वहां से कॉन्सेप्ट्स को उठाकर आपको दिया जाता है और उस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। तो डायरेक्टली जो सेक्शंस है वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सेक्शन नंबर दिया जाएगा या फिर उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा जाता है और वही क्वेश्चन होता है जो कि आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो जैसे एग्जाम्पल, क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल है स्टेट द मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। अब ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट से। कंपनीज एक्ट में आपको, और मैं जनरलाइज एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि व्हाट इज एन ओपीसी, व्हाट इज वन पर्सन कंपनी, व्हाट आर इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रोविजन में दिया गया है, कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि वन पर्सन कंपनी क्या है, कौन बना सकता है, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है, वही सारी चीजें आपको अपने आंसर में लिखनी है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं। राइट, आपको अगर पता है तो एग्जाम पेपर जब आप लिख रहे हो, क्वेश्चंस का जब आंसर लिख रहे हो, क्या उस टाइम पे उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में हैं, सारे इंपॉर्टेंट। अगर हम ओपीसी की बात करते हैं तो क्या ओपीसी से रिलेटेड जो भी एसेंशियल फीचर्स है उसको कौन बना सकता है, उससे रिलेटेड क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको इनकॉर्पोरेट करवाने के, वो सारे चीजें आपके दिमाग में है या नहीं। राइट, अब ये मानते हैं कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें भी हैं। इसके बाद आता है कि क्या आपको सेक्शन नंबर याद है, ओपीसी को किस सेक्शन नंबर में डिफाइन किया गया है, क्या वो सेक्शन नंबर आपको याद है या नहीं। याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो हम सेक्शन नंबर से ही आंसर को शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 सेक्शन सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो हम वैसे ही शुरू करेंगे कि इस सेक्शन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर दिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओपीसी इज डिफाइंड एज। ठीक है, ओपीसी क्या से डिफाइन किया गया है उस डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, following are the characteristics of an OPC, या following are the essentials for incorporating an OPC under Companies Act 2013 in India। राइट, और उसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया कि पैराग्राफ में बुलेट पॉइंट्स देकर पॉइंट नंबर वन हमने लिखा, उसको अंडरलाइन किया, डैश दिया, और फिर उसको एक सेंटेंस या दो सेंटेंस में एक्सप्लेन किया। फिर हमने पॉइंट नंबर 2 लिखा सिमिलरली, फिर उसको पॉइंट नंबर 2 का हेडिंग देकर डैश दिया और उसको दो सेंटेंसेस में उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब ओपीसी का आप एग्जाम लास्ट में एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई ऐसी कंपनी जो आपको पता है कि वो ओपीसी है, उसका आप नाम लिख सकते हो। राइट, तो ये आपका एक फुल एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है डायरेक्ट क्वेश्चंस को लिखने का। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर, तो आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओपीसी के, वो सारे बताए। अब यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि कभी भी आंसर लिखने में जब आप लॉ पेपर के आंसर्स को लिख रहे हो, डोंट गो बाय मार्क्स। डोंट गो बाय मार्क्स का क्या मतलब है, अगर ओपीसी क्या है ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ओपीसी को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, साथ ही 2 सेंटेंस और में आपको जो ओपीसी के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी लिखना है। ठीक है,
जैसे कि वहां पर एक ही पर्सन हो सकता है, वही डायरेक्टर होगा, एक मेंबर होगा, एक को नॉमिनेट किया जा सकता है। किसको नॉमिनेट किया जा सकता है उसके लिए रेसिडेंट इन इंडिया होने के क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें भी आपको उसी एक दो सेंटेंस में बिल्कुल संक्षिप्त में छोटे तरीके से उन सारी चीजों को लिखना है, लेकिन आंसर को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। ठीक है, अगर ओपीसी पूछा गया तो ओपीसी के बारे में जो भी जरूरी बातें हैं, अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम शब्दों में लिखना है, अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको डिस्क्राइब करके पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके लिख सकते हो। ओके, कभी भी आंसर को अधूरा नहीं छोड़ना है। राइट, सिर्फ अगर लिखा गया डिफाइन ओपीसी तब आप, और अगर वो 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप वहां पर ओपीसी को डिफाइन करके, जो कंपनीज एक्ट में ओपीसी का डेफिनेशन है उसको डिफाइन, वो डेफिनेशन देकर डिफाइन करके छोड़ सकते हो। और अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, गलत सेक्शन नंबर लिखना कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता है। अब हम दूसरे तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है केस स्टडीज या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, जो फैक्ट्स दिए रहते हैं और उन पे आपको आंसर बताना होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने आंसर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है इस तरह के क्वेश्चंस में, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल केयरफुली वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा है, उसको एक एक वर्ड को प्रॉपरली समझा नहीं है, तो आप उसके अच्छे एक्सप्लेनेशन को मिस कर जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि आप गलत प्रोविजन से उसको एक्सप्लेन कर दो। तो क्वेश्चन में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उसको समझना जरूरी है, ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये किस लॉ से एक्सप्लेन होगा, कौन सा एक्ट इस पे हमको लगाना है, और उस एक्ट के कौन से सेक्शन के हिसाब से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आंसर का पूरा की कहाँ छुपा होता है, उस क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे हर एक्ट को लेकर, उतने बेटर तरीके से आप प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एनी टाइम प्रैक्टिस हेल्प्स। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप ये सोचते हो कि मैं एग्जाम में डायरेक्टली जाकर सब कुछ लिख लूंगा, सॉरी, दैट विल नॉट हैपन। आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है ना, टाइम के विद इन आपका पेपर कंप्लीट होगा, ना सारे क्वेश्चंस को आप समझ पाओगे। ठीक है, तो लॉ में आंसर लिखना प्रैक्टिस करना इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर गुड मार्क्स। और ये भी गारंटीड है कि आपने आंसर्स को प्रैक्टिस किया है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने आंसर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। ठीक है, अब जब हमने पार्टनर वर्ड सुना, सुना मतलब यहाँ पे पढ़ा, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा हो सकता है कि ये पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, मेरा पहला थॉट ये होना चाहिए, दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे ₹3 लाख टू डी। ठीक है, अब दूसरा थॉट क्या आना चाहिए, जॉइंट प्रॉमिस है, जॉइंट प्रॉमिस है और पार्टनर्स हैं, मतलब यहाँ पर अग्रीमेंट भी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी कुछ ना कुछ यहाँ पर आ सकता है। फिर वाई बिकम्स insolvent and his private assets are sufficient to pay only 1/5 of his share of debts। अब इसमें से एक पार्टनर वाई जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो एसेट्स हैं, वो सिर्फ 3 लाख का 1/5 भाग, 1/5 भाग ही पे करने के लिए इनफ है। एक्स इज कंपेल्ड टू पे द होल अमाउंट टू डी। अब ये पूरा का पूरा जो लोन था 3 लाख का, वो कौन चुकाता है, वो एक्स चुकाता है। एग्जामिनिंग द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन तो पार्टनरशिप की बात कर रहा था, लेकिन क्वेश्चन एक्सप्रेसली ये लिख रहा है कि इस जो दिया गया है फैक्ट्स उसको आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सोचें। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें किस में जाना होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जॉइंट लाइबिलिटी के बारे में हमने जो पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर लगाना होगा। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि जो फैक्ट्स दिए गए हैं बेस्ड ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको ये बताना है डिसाइड द एक्सटेंट टू विच एक्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम जेड। ठीक है, एक्स ने जब पूरे के पूरे 3 लाख चुका दिए
डी को, तो अब वो जेड से 3 लाख में से कितना हिस्सा ले सकता है। ठीक है, क्योंकि वाई तो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुका है और उसका जो एसेट्स है वो सिर्फ 1/5 भाग को ही देने के लिए सफिशियंट है। राइट, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पर मैंने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, आप चाहो तो 4 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जो आइडियल सिचुएशन है, जो बुकिश वे है ऑफ राइटिंग आंसर, वो देखते हैं 3 पार्ट्स में कैसे। फैक्ट्स ऑफ द केस। ओके, अब आप चाहो तो यहाँ पर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखकर डैश देकर भी अपने आंसर को लिख सकते हो, बट वो कोई मैंडेटरी नहीं है। आंसर जो है वो 3 पार्ट में बस डिवाइडेड होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए यहाँ पे आंसर के। ठीक है, तो पहला हमने क्या बताया, फैक्ट्स ऑफ द केस। जो फैक्ट्स था, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा है, एक्स वाई जेड जो पार्टनर्स थे उनके बीच में क्या सिचुएशन था, उसे हमें सिंपल शब्दों में, कम शब्दों में यहाँ पर बताना है कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स who jointly promised to pay 3 lakhs to D. Y became insolvent and only when 1/5 of the share of debts could be recovered from its assets. ठीक है, बहुत छोटे में हमने बता दिया कि एक्चुअल प्रॉब्लम हुआ क्या है। तो कोई भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको छोटे शब्दों में फैक्ट्स में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताना है कि प्रॉब्लम हुआ क्या है, किसको आप सॉल्व करने वाले हो। इसके बाद हम आएंगे प्रोविजन ऑफ लॉ पे। प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब, फैक्ट्स तो हमें पता चल गया, क्या प्रॉब्लम हुआ है वो हमें पता चल गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तो सॉल्व हम किससे कर रहे हैं, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करना है। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो हमें जाना तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ही है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कौन सा कॉन्सेप्ट उठाकर हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो हमने लिखा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, in case where the performance of promise is to be done by joint promisors, the liability shall be joint and several. In case of any joint promisor becomes insolvent, his estate shall be liable for the debt. The loss of insolvent promisor shall be borne by solvent promisors. अब यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जिस प्रोविजन से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, वो सेक्शन नंबर आपको याद है तो सेक्शन नंबर लिखकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेक्शन नंबर अगर आपको नहीं याद है तो आप उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे यहाँ पर मैंने किया है। ठीक है, जॉइंट लाइबिलिटी कैसे बताई गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और अगर जॉइंट प्रोमिसर्स हैं तो उनकी लाइबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, और कोई इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसकी क्या लाइबिलिटी होती है बाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो मैंने यहाँ पर बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद इस लॉ को, इस प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मुझे केस पे अप्लाई करना है। केस पे मतलब जो फैक्ट्स मुझे मिले थे उस फैक्ट्स पे अप्लाई करके मुझे बताना है कि वहां पर किस पर्सन की लाइबिलिटी कितनी होगी, किस पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, अब ये मैं लिख रही हूँ कंक्लूजन के पार्ट में। यहां पर क्या लिखना है, यहां पर प्रोविजन को फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रोविजन को बता दिया। तो आप लिख सकते हो एज मेंशन्ड अबव, ठीक है, या एज एक्सप्लेन्ड अबव, वाई शेयर वॉज ₹1 लाख। ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, 3 लाख का लोन था, तो तीनों का 1-1 लाख का हुआ, क्योंकि इक्वल लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो 1-1 लाख तीनों के हुए, 1 लाख वाई का हुआ था। अब इसमें से वाई इंसॉल्वेंट हो गया तो वो 1/5 ही पे कर सकता था, तो 1 लाख का 1/5 हम कैलकुलेट करेंगे जो कि हुआ 20,000 रुपए, वेर वर रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, वाई का शेयर 1 लाख बनता था जिसमें से कि वो 20,000 ही दे पाया, तो 20,000 वाई से मिला। द लॉस ऑफ ₹80,000, 80,000 का लॉस हुआ वाई के शेयर से, विल बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, अब 80,000 कौन बेयर करेगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो, या जो रिमेनिंग प्रोमिसर्स हैं। जॉइंट लाइबिलिटी की हम बात करें तो प्रोमिसर्स कहते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स की नहीं, अब वो प्रोमिसर्स हो गए। तो जॉइंट प्रोमिसर्स में एक्स और जेड, जो रेस्ट जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी होगी। अब 80,000 उनके बीच में डिवाइड होगा, मतलब 40,000 दोनों का हुआ। Hence the liability of X comes to ₹1,40,000। ठीक है, तो 3 लाख में से 1,40,000 X को पे करना है, 1,40,000 Z को भी पे करना है, और जो रिमेनिंग 20,000 है वो Y ने पे कर दिया।
अब जेड ने एक्स ने क्या किया, उसने पूरे पैसे पे किए थे, तो 1,40,000 तो उसने अपना हिस्सा पे किया, वाई ने 20 कर दिया तो 1,60,000 पे हो गए। अब बचा कितना, 1,40,000 बचा, जो कि जेड का हिस्सा था, जो कि वो जेड से रिकवर करेगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था कि एक्स जेड से कितने पैसे रिकवर कर सकता है, वो हमने यहाँ पर बता दिया कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन को देखें तो उसकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जेड की लाइबिलिटी कितनी होगी, 1,40,000 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को 3 पार्ट में अलग अलग चीजों को बताकर सॉल्व किया। पहले हमने फैक्ट्स को समझाया कि क्या फैक्ट्स हैं, फिर हमने ये बताया कि हम कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ को लगाकर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस प्रोविजन ऑफ लॉ को भी हमने एक्सप्लेन किया। और नेक्स्ट पार्ट में हमने प्रोविजन ऑफ लॉ को अप्लाई किया फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और अब अगर आप चाहो तो एक फोर्थ पार्ट भी बना सकते हो, जहां पर फाइनली आप लिखोगे कि देयरफॉर द लाइबिलिटी ऑफ Z being 1,40,000, this is what X can recover from him। ठीक है, ये आप अलग पैराग्राफ में लास्ट में भी लिख सकते हो आंसर की तरह, नहीं तो आप थर्ड पैराग्राफ में भी उसको मिलाकर लिख सकते हो। राइट, तो यही 3 पार्ट्स हैं, फैक्ट्स को समझाना, प्रोविजन ऑफ लॉ जो आप अप्लाई कर रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक्सप्लेन करना, और फिर प्रोविजन ऑफ लॉ को फैक्ट्स पे अप्लाई करके अपने फाइनल आंसर तक पहुंचना। इसी 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके हम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, और यही तरीका है उसको एक्सप्लेन करने का, तभी जो एग्जामिनर है वो ये समझ पाएगा कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, जो आपका कॉन्सेप्ट है उस लॉ को लेकर वो भी क्लियर है, और आप प्रॉब्लम पे लॉ को अप्लाई करना जानते हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में जाने के पहले आपको नहीं भूलना चाहिए, जैसे कि किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो, वो नंबर, आंसर नंबर थोड़ा बड़ा बड़ा, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर आपका आंसर शीट में मार्जिन बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर मार्जिन नहीं है तो एक स्केल से लाइन ड्रॉ करें पेपर के लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा लेफ्ट में स्पेस रखें जहां पर आप किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो वो आंसर नंबर आपको वहां लिखना है। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना नहीं भूलना चाहिए, पॉइंट्स जो आप हेडिंग्स बना रहे हो, सब हेडिंग्स बना रहे हो, उसको अंडरलाइन करना चाहिए। जब भी हम आंसर्स लिख रहे हैं तो उसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना डालें, एक ही सेंटेंस को या एक ही बात को कई तरीके से लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक बार आपने एक चीज समझा दी तो दैट इज इनफ। आंसर को सिर्फ बड़ा करने के लिए एक ही बात को 10 बार अलग अलग तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है। अपने आंसर्स को प्रॉपर पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, जैसा हमने डिस्कस किया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो क्या करना है, और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो किस तरीके से करना है, वो करना बिल्कुल ही मैंडेटरी है। क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। चॉइस है अगर क्वेश्चन में तो अच्छा है, आप चूज कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आपको बेटर आता है, आप उसका ही आंसर लिखिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में नहीं होता है, आपको 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कुछ स्लाइट पता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आप लिखें। अगर आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उसके बारे में एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो एटलीस्ट आप एग्जाम्पल को ही लिखकर छोड़ दो, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए। शॉर्ट फॉर्म्स, जनरल मीटिंग के लिए जीएम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बीओडी, ठीक है, इस तरह के शॉर्ट फॉर्म्स को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आपको फर्स्ट लिखना है तो 1 और एसटी नहीं लिखना चाहिए, सेकंड लिखना है 2 एनडी नहीं लिखना चाहिए। प्रॉपरली FIRST फर्स्ट लिखें, सेकंड को SECOND सेकंड लिखें। राइट, किसी भी एक्रोनिम्स को तब तक नहीं यूज करना चाहिए जब तक वो कंप्लीटली मैंडेटरी ना हो। और अगर आप एक्रोनिम्स यूज कर रहे हो या आपके पास टाइम कम है, आप टाइम बचाने के लिए, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, आप बार बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं लिख सकते हो। आपने ICA अगर लिखा है पूरे आंसर में, तो लास्ट में एक की बनाकर वहां पर आप लिख दीजिए कि ICA का फुल फॉर्म क्या है, या क्वेश्चन की शुरुआत में ही आप लिख सकते हो कि फ्रॉम नाउ ऑन ICA would stand for Indian Contract Act 1872। ये प्रॉपर तरीका है लॉ में आंसर को लिखने का।
मैसेज वाले लैंग्वेज को नहीं यूज़ करना है। जो भी आपका इंटरनेट लिंगो है, स्लैंग्स है, वो सारी चीज़ें हम कभी भी आंसर पेपर में नहीं यूज़ करते हैं। ब्लैक या ब्लू इंक से ही आंसर को आपको लिखना चाहिए। जो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही हमेशा आंसर पेपर में यूज़ करना चाहिए, और ज़्यादातर एग्जाम्स में सिर्फ वही अलाउड भी होते हैं। कलरफुल मार्कर्स, हाइलाइटर्स, स्केच पेन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ का जो पेपर है ये हमेशा आप स्कूल लेवल पे तो लिख नहीं रहे हो, आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यू कैन यूज़ अ पेंसिल अंडरलाइन करने के लिए, साफ सुथरा दिखने के लिए। पेंसिल और स्केल आप कैरी कैरी कर सकते हो, छोटा वाला, जो कि आपके आंसर को प्रॉपर साफ सुथरा दिखाएगा। लेकिन कभी भी कलरफुल मार्कर्स, हाइलाइटर, स्केच पेन, ये सब कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पेंसिल आप यूज कर सकते हो, फ्लोर चार्ट्स बनाना है, या कहीं पर भी आप कोई रिप्रेजेंटेटिव वे में आंसर को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो वहां पर, या अंडरलाइन करना चाहते हो, पेंसिल इज इनफ, नथिंग मोर देन अ पेंसिल। ठीक है, नॉट इवन कलर पेंसिल्स। और ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि किसी भी तरह का कैलकुलेटर, कोई भी स्मार्ट वॉच, ये सारी चीज़ें परमिटेड नहीं होती हैं, और उनको कैरी करने का आपको ट्राई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक बार पकड़े जाओगे, फिर आपका पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और वो आपके करियर को इम्पैक्ट करेगा, आपके पूरे ईयर को वेस्ट करेगा। तो किसी भी मैल प्रैक्टिसेस में कभी भी इंडल्ज नहीं करना चाहिए किसी भी एग्जाम को लेकर। आंसर राइटिंग से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो भी मुझे कांटेक्ट करने के चैनल्स दिए हैं, उन सारे चैनल से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप अपने आंसर्स लिखकर भी मुझे भेज सकते हो। उसमें जो भी आंसर को बेटर करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा, वो सारे फीडबैक्स मैं आपको दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।